बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जो कहते थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, मुझे ऑपोजिशन में भी बैठना पड़ा तो बैठ जाऊंगा लेकिन ब्लैकमेल नहीं हूंगा, मगर पिछले 4 साल से इमरान खान ब्लैकमेल ही तो होते आ रहे हैं। पंजाब काबीना के बाद वफाकी काबीना में इत्तेहादी अरकान के वुज़रा को शामिल करने का फैसला कर लिया है। ऑपोजिशन के हुकूमत का तख्ता उलटने के मंसूबों के दौरान हुक्मरान इत्तेहाद को बरकरार रखने की कोशिश में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को शामिल करके वफाकी और पंजाब काबीना में तब्दीलियां करने का फैसला किया है, जिसकी तौसीक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कर दी है। फवाद चौधरी के अलावा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ ये इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द ही वफाकी और पंजाब काबीना में तब्दीलियां करेंगे। और पैसा बनाने तो फिर सियासत से ज़्यादा वेला काम कोई नहीं है। लोगों से मिलें, चाय पिएं, उनके काम कराएं और पैसा बनाएं। लेकिन अगर आप वाकई खिदमत करने आए हैं तो मैं आपको पूरे सिद्के दिल से बता रहा हूँ, इससे मुश्किल नौकरी कोई नहीं है। आपको 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है और फिर भी चीज़ें बची होती हैं जो आप नहीं कर पाते। तो बिल्कुल और लोगों को होना चाहिए, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका लॉन्ग टर्म में आवाम को फ़ायदा होगा, गुर्बत में भी कमी का उसका फ़ायदा होगा। गुज़श्ता कई रोज से हुकूमती पॉलिसियों, महंगाई पर और एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को इंतखाब का निशाना बनाने के खिलाफ पार्लियामेंट की तमाम अपोजिशन पार्टियों की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके सिलसिले में अपोजिशन जमातें हुकूमती इत्तेहादियों के साथ राब्ते में हैं और शायद इस बार हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और इसी के नतीजे में इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा की कुर्सी बचाने के लिए काबीना को मजीद बड़ा करके इत्तेहादियों को नई वजारतें देकर वफादारियाँ खरीदने की कोशिश जो है अब वो करेंगे, ऐसा लग रहा है। मगर एहतसाब के नाम पर इंतकाम वाले वज़ीर आज़म इमरान खान पर ऑपोजिशन का NRO वाला नारा जब दबाव डालने लगा तो वज़ीर आज़म क्या कहते थे वो भी सुनिए। वो वज़ीर आज़म जो कहते थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं होता और हुकूमत में आने से कबल कहते थे कि काबीना छोटी भी रखूंगा, तो आज ऑपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक से घबरा कर इत्तेहादियों से ब्लैकमेल तो नहीं हो गए। वजारतों पर हमेशा से नाराज इत्तेहादी जमातों को ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म दिफा, मनसूबाबंदी, तालीम, तवानाई और समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारतों में 5 वज़राए मुमलकत का तकर्रुर जो है वो किया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें बाप, MQM और काफ लीग समेत बाकी इत्तेहादियों को भी नवाजा जाएगा। छोटी काबीना रखने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना का साइज पाकिस्तान की तमाम साबिका जमहूरी हुकूमतों की काबीना से भी बड़ा हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, वो हुकूमत या वो प्राइम मिनिस्टर जो अवाम को कहा करते थे कि जी आपने घबराना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो खुद घबराए नजर आ रहे हैं और इस घबराहट में कुछ ऐसे इकदामात भी लिए जा रहे हैं जिन पर वो तनकीद किया करते थे। और उसकी एक बड़ी मिसाल काबीना में तौसी ही है। और आपको भी यकीनन याद होगा कि पिछली हुकूमतों की बड़ी काबीना के ऊपर कितनी तनकीद जो है वो खान साहब किया करते थे। आशा, थैंक यू फॉर लेटिंग मी जॉइन योर प्रोग्राम। देखिए, वो तो ये कोई खाली एक चीज़ नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन लीडर थे तो हुकूमत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, सियासत के हवाले से बहुत सी उनकी थिंकिंग या उनके ख्यालात या उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी थी जो बाद में सब गलत साबित हो गई। उनके जो अंदाजे थे, उनका ख्याल था कि वो आएंगे, डैम्स के लिए पैसे मांगेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बहुत सरमाया पाकिस्तानी बैंकों में रख देंगे। ऐसा नहीं हो सका। उनका ख्याल था कि वो सऊदी अरब या चीन या UAE जाएंगे तो वहाँ से बहुत से पैसे रेज कर लेंगे, वो नहीं हो सका। उनका ख्याल था कि वो इकोनॉमिक सूरत हाल में इतना ट्रस्ट पैदा कर देंगे अपनी ऑनेस्टी की वजह से कि फिर डॉलर को ऊपर फ्री फ्लोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब शुरू में आए तो उन्होंने ऐसी बातें भी की कि हम IMF में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से डॉलर गिर गया था और 112 पे आ गया से। लेकिन उसके बाद फिर उनको IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा और उनको बहुत से खून के घूंट पीने पड़े। तो जो पावर का प्रोसेस है एक्सरसाइज करने का, हम लोग भी जो सब बाहर हैं, मीडिया में हैं और ताकत के सर्कल्स में हकीकत नहीं है, तो हमें उसका अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, किसी भी मुल्क को, खास करके पाकिस्तान जैसे मुल्क को जिसकी बेतहाशा चैलेंजेस हैं, उसको गवर्न करना बड़ा मुश्किल है। तो इमरान खान को भी इस प्रोसेस में पता चला है और ये जो लेटेस्ट चीज़ है वो यही है कि उनको पता चल रहा है कि वो छोटे छोटे इत्तेहादी जिनके पास 5 या 7 या 3 या 4 सीटें हैं, वो एक अदम एहतमाद की तहरीक की सूरत में कितने अहम हो सकते हैं। और तासुर ये है कि पहले चूंकि उनके कोई को मैनेज कर देता था, अब उनको खुद मैनेज करना पड़ रहा है तो उन्हें ज्यादा एडजस्टमेंट्स या कंसेशंस करनी पड़ रही है। लेकिन ये नॉर्मल है, जहां पर भी एक हुकूमत इतनी बड़ी कोalition हो और उसके पास 20-21 सीटें अपनी ना हो, इत्तेहादियों की 20-21 सीटें यहाँ पे हों 178 के नंबर के लिए, तो फिर उसको ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करने ही पड़ते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मसला हल हो जाएगा? आपका क्या ख्याल है? मैनेज करने की कोशिश तो हो रही है, अगर कोई फैसला कर चुकी हैं इत्तेहादी पार्टियां या फिर अब उनको भी नज़र आ रहा है कि अगला इलेक्शन आने वाला है, तो आपको लगता है कि ये कुछ मसला हल हो जाएगा जिस तरीके से फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं खान साहब? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो आपने देखा कि 3 रोज पहले मूनिस इलाही साहब ने, जो पीएमएलक्यू के अहम लीडर हैं और परवेज इलाही साहब के साहिबजादे हैं और इस वक्त वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जिसने बहुत हद तक जो एक क्राइसिस बिल्डअप हुआ था और जो ऑपोजिशन को बहुत उम्मीदें थी, उसको उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। नंबर गेम जहां हुकूमत के लिए बहुत प्रिकेरियस है और मुश्किल है, वहां ऑपोजिशन के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑपोजिशन के पास टोटल 159 सीट्स हैं, यानी 160 से भी एक कम, और हुकूमत के पास इत्तेहादी मिला के 178 या 179 सीट्स सही। उनके पास है। अगर पीएमएलक्यू साथ नहीं देती तो फिर एमक्यूएम भी साथ नहीं देगी, और पीएमएलक्यू ने तो कह दिया है कि वो साथ नहीं देंगे, तो ऑपोजिशन के लिए भी खासी मुश्किल है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन के लोगों से जो हम सुन लेते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा खबरें होती हैं, तो वहाँ पे नवाज शरीफ जो है उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत मुझे गिरनी चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए, सही। क्योंकि वो समझते हैं कि उनको रिलीफ नहीं मिलेगी जब तक के सियासी ढांचा नहीं बदलेगा। अगर हुकूमत ही गिर जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगी। और पहले भी उनका चूंकि एक्सपीरियंस यही है कि जब मुशर्रफ हुकूमत गिर गई और उनके खिलाफ ऐसे केसेस थे जिनमें बज़ाहिर उनको रिलीफ नहीं मिल सकती थी, उन्होंने अपील भी नहीं की थी, लेकिन फिर उनको एक फ्रेंडली सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दी। तो वो दोबारा यही सोच रहे हैं कि मैं अगर हुकूमत गिरा दूंगा तो मुझे रिलीफ मिलेगी, लेकिन बज़ाहिर सही। इस्लामाबाद में ऐसा कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। सही। अच्छा, एक एक जो व्यू है वो ये भी है डॉक्टर साहब के शायद इत्तेहादी अपने पत्ते अभी शो नहीं करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको तासुर मिलता है। उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ से कुछ इनसाइड न्यूज़ जो बाहर आ रही है वो भी। और फिर कल हमने एक अजीब सी चीज़ देखी कि खान साहब जब लाहौर में थे तो मीटिंग रख ली गई काफ लीग की वहाँ इस्लामाबाद में, तो इस तरह का तासुर भी मिला कि शायद मुलाकात को अवॉइड किया गया। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पीएमएलक्यू ने कह तो दिया है कि हम किसी आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हमारा आपसे एक रिलेशनशिप है, लेकिन खुद पीएमएलक्यू के अंदर भी ऐसे धड़े हैं जो समझते थे कि हुकूमत को दबाव में रखना चाहिए। यानी मूनिस इलाही साहब ने जो स्टेटमेंट दी, वो गालिबन मूनिस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब की मंशा तो थी, या उन्होंने इसको जरूरी समझा कि थोड़ी सी टेंशन में कमी करें, लेकिन खुद पीएमएलक्यू की छोटी सी पार्टी है, उसके अंदर भी धड़े हैं जो समझते थे कि इमरान खान की हुकूमत को अंडर प्रेशर रखना चाहिए ताकि उनसे बेहतर कंसेशंस हासिल की जा सके। तो वही चीज है जो कंसेशंस हासिल करनी है, ये वही एक पोस्चरिंग हो रही है कंसेशंस हासिल करने की। सही है। अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, मशावरत की जा रही है, और ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद वहाँ पर भी झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ बन रहा है। तो इसमें कितनी हकीकत है आपके ख्याल में? देखिए, पीएमएलएन ने ये दावा किया, जो चीज छप भी चुकी है, कि उन्होंने कहा कि हमारे जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ भी जो है वो राब्ते हैं। खुद तो जहांगीर खान तरीन साहब ने कोई ऐसी डिसाइसिव ब्लैक एंड व्हाइट बात नहीं की है, और बावजूद उसके कि तकरीबन 1.5-2 बरस से उनकी इमरान खान साहब के साथ नाराजगी है और वो ये समझते हैं कि उनको बुरी तरह से ट्रीट किया गया। हालांकि वो बहुत बड़े सपोर्टर थे और उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के पूरे मिशन को बहुत सपोर्ट किया गुज़िश्ता 10-12 बरस से। तो उनकी शिकवे तो है, लेकिन वो कभी खुल के बोले भी नहीं है। उनके लोग हर जब एक इम्पोर्टेंट जंक्शन आया है जहां वोटों की जरूरत थी, तो उनके लोगों ने वोट तो इमरान खान साहब के साथ ही दिए अभी तक। सही। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जो है कुछ उस तरफ झुकाव हो सकता है? यहाँ वहाँ पर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि पत्ते अभी शो नहीं करने, और जब तक अनाउंस नहीं कर देती तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन? देखिए, ऑपोजिशन की थिंकिंग ये भी है कि अगर कोई जमात अलग हो जाए, जैसे पीएमएलक्यू अलग हो जाए या एमक्यूएम अलग हो जाए, और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हम हुकूमत से अलग हो गए, तो उस सूरत में इमरान खान साहब को, स्पीकर को कहना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी अक्सरियत शो करें, अपने नंबर्स शो करें, और उनके लिए नंबर्स शो करने मुश्किल हो जाएंगे। अगर वो 172 नंबर नहीं शो कर सकते तो फिर ऑपोजिशन के लिए एक नो कॉन्फिडेंस वोट लाना आसान हो जाएगा। वही समझते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए ताकि उनको शुरू में अदम एतमाद की तहरीक न लानी पड़े, वोट ना करना पड़े कॉल, और प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ जाए। तो ये मुलाकातों का जो बहुत ज्यादा जोर है उसमें ये भी पहलू है। और बहुत से सिविल सर्वेंट्स वगैरह इस तरह की चमगोइयां कर रहे हैं इस्लामाबाद में कि शायद मार्च में कोई तब्दीली आ सकती है, लेकिन लगता नहीं है, मतलब लग नहीं रहा।
अच्छा, लग नहीं रहा आपको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तो अगर आपको नहीं लग रहा तो फिर हुकूमत जो ऑपोजिशन है वो इतनी कॉन्फिडेंट किस तरीके से है? क्या आपको लगता है कि कोई पसे पर्दा कुछ तसल्ली, कोई तशवीह उनको दी गई है जिसकी वजह से वो इस बार जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं? हालांकि जब कोई बिल पास होना होता है तो वो हो जाता है, चाहे उनकी तादाद कितनी भी ज़्यादा हो। सेनेट में फिर आज 2 बिल जो हैं वो पास हो गए हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस की अभी क्या वजह आपको नज़र आती है? देखिए, ऑपोजिशन के जो सेकंड टियर लीडर्स हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये जरूर कहते नजर आते हैं कि हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में या प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के अंदर ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। आर्मी चीफ दोबारा एक्सटेंशन चाहते हैं, उनको यकीन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उनको एक्सटेंशन देंगे और उन्होंने इसको एक अनसर्टन सूरत हाल में रखा है। ऐसी बातें वो जरूर करते हैं। ये और बात है कि अब से चंद हफ्ते पहले ISPR ने बाकायदा इस पर प्रेस ब्रीफिंग की थी और ISPR के DG ने कहा था कि अगर कोई कहता है कि हमारी मुलाकातें हो रही हैं तो उनको बताना चाहिए कि मुलाकात किसकी हुई है, कब हुई है, कहाँ हुई है। लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन की जमातों के लोग ये तासुर जरूर देते हैं मीडिया को कि मुलाकातें भी हो रही हैं और आर्मी चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर से तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उनसे वो एक नाराजगी है एक्सटेंशन की। लेकिन साथ ही उनको फिर ये भी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दे दी तो उसके बाद क्या होगा। तो एक अनसर्टेनिटी सी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि जितनी ऑपोजिशन का काम है कि अनसर्टेनिटी को मचाए, वो ये तासुर तो गुज़िश्ता 3.5 बरस में 42 महीने जो हुए हैं उसमें उन्होंने तकरीबन 10, 15, 20 दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा जरूर की है। तो अभी तो हुकूमत को वैसे ही 1.25 साल 1.5 साल रह गया, ये इलेक्शन ईयर में कुछ महीनों के बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, तो अभी लग नहीं रहा कि हुकूमत जाए। वैसे भी इकोनॉमिक मसाइल इस किस्म के हैं कि अगर ये हुकूमत चली जाएगी तो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, जो अगली आने वाली जमात है एक डिसरप्शन हो जाएगी उसके लिए। तो इस वजह से लग नहीं रहा कि हुकूमत कहीं जाए स्टेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो उनको लगता है कि लग नहीं रहा कि हुकूमत चली जाएगी। और ये क़यास आराइयाँ जो हैं वो पहले भी की जाती रही हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद की बात तो बहुत होती है, लेकिन शायद अपोजिशन भी नहीं चाह रही कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं कम वक्त रह गया है घर जाएँ। जो इस वक्त हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इस तरह की नहीं है कि कोई भी जो है वो नया बंदा आकर उसको संभालेगा या फिर संभालना चाहेगा। वो क्यों जो है वो खुद के ऊपर वो बली जो है वो लेना चाहेगा। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब की तरफ से अपनी कोशिशें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। वजारतें बांटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा कि किस किस को कौन कौन सी वजारत दी जा रही है। और फिर उनका ये जो मीटिंग्स हो रही थी और जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ था, काफ़ी लीग के लोग मीटिंग्स कर रहे हैं और जो है वो मुलाकातें अपोजिशन के साथ कर रहे हैं, तो क्या वाकई वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है जी प्रेशर बने। और वो जो मुतालबा कितनी देर से वजारतों का था वो PM के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी, लेकिन हो सकता है कि अब इस प्रेशर की वजह से जो है PM उनको ये वजारतें दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही हैं। छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी जमातों की लीडरशिप हो या फिर मीडिया, पाकिस्तान की सियासत में औरत को इज्जत देने के हवाले से 2 इंतहाई अहम इंस्टीट्यूशंस हैं। सियासत में कोई आपका मुखालिफ हो जाए तो करप्ट करार दे दिया जाता है, या फिर गद्दार कह दिया जाता है, या फिर डाकू भी कह देते हैं। मीडिया में कोई सहाफ़ी किसी सियासी जमात के खिलाफ बोले तो उसको बेज़मीर कहा जाता है, बेशरम और बेकाऊ भी कहना शुरू कर देते हैं। और अगर वो कोई औरत हो तो चाहे वो मीडिया से हो या फिर सियासत से हो, तो समझ लीजिए कि उसके साथ वो होगी जो किसी बदतर मुआशरे में किसी के साथ होती है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर आज मरियम नवाज या खातून अव्वल हैं, कोई भी इस बदजुबानी और गालिम गलोच से महफूज नहीं रहा। आज पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा हथियार जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे सियासी जमातें अपना पैगाम पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस मीडियम पर सियासतदान किसी भी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, और किस किस्म की करते हैं ये ज़रा सुन लीजिए। अच्छा, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर सियासी जमातों के लीडरान एक दूसरे से मुताल्लिक और औरतों के मुताल्लिक क्या फरमाते रहे आपने सुना, लेकिन हम इस जंग में बहैसियत कौम एक कदम मजीद आगे निकल चुके हैं। नौजवान नस्ल की मकबूल तरीन जमात PTI ने आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, उससे सोशल मीडिया के इस्तेमाल में अब काफ़ी जो है वो इजाफा देखने में आया है, और बड़ा नेगेटिव किस्म का इजाफा। लेकिन इस इजाफे के साथ सोशल मीडिया पर गालम गलोच के कल्चर को भी फ़रोग़ मिला है। सियासी मकासद के लिए किस तरह ख़वातीन सियासतदानों और मीडिया पर्सनस के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलाए गए कि आप उनको घर में बैठकर अपनी फैमिली के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। जहां सियासी पार्टीज़ को सोशल मीडिया सेल की बदौलत आवाम तक पहुंचने का मीडियम मिला, वहां आवाम के अंदर सियासतदानों और सहाफ़ियों को गालियां देने का एक कल्चर भी जो है वो फ़रोग़ पा रहा है। जबकि सियासतदान और सोशल मीडिया यूज़र्स इस कल्चर के हतमी नताइज जाने बगैर अपनी वफादारियों को साबित करने के लिए कौम की अखलाकियात का जनाजा निकालने पर लगे हुए हैं। इसी पर हम
बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी एंकर पर्सन फरीहा अदरीस साहिबा जो हैं, वो एक छोटे से ब्रेक के बाद मौजूद हुई हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आईसीसी रैंकिंग में वनडे और टी20 खेलने वाले दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की लीडरशिप में पाकिस्तान सुपर लीग में मुसलसल 8 मैचेस हारने का नया रिकॉर्ड कराची किंग्स ने अपने नाम कर लिया, जिसके बाद कराची किंग्स पीएसएल से बाहर होने वाली पहली टीम बन चुकी है। ख्याल था कि इवेंट जब कराची से लाहौर मुंतकिल होगा तो किस्मत भी शायद पलटा खा जाए, मगर हुआ नहीं ऐसा। कराची किंग्स को गुज़श्ता रोज लगातार 8वीं शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अगरचे आखिरी 2 मैचेस में यह टीम इस सीजन में पहली मर्तबा मुकाबला करती हुई नजर आई, मगर नतीजा ना तब्दील हो सका। एक ख्याल ये भी था कि चूंकि ये टीम इवेंट से बाहर हो चुकी है, इसलिए अब इस पर दबाव खत्म हो गया होगा, तो शायद ये बेखौफ होकर खेलेंगे और शायद जीत भी जाएं, मगर ऐसा भी नहीं हो सका। इब्तिदाई 6 मैचेस में कप्तान बाबर आजम ने रन्स तो बनाए, मगर वो इतने सुस्त रफ्तार थे कि आवाम ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसे स्कोर करने से तो बेहतर था कि आप जल्द आउट हो जाएं और शायद कोई फिर दूसरा खिलाड़ी आए तो वो थोड़ा फास्ट खेले। अब आखिरी 2 मैचेस में वो जल्द आउट हुए तो कराची जीत के करीब तो पहुंचा, मगर मंजिल तक नहीं पहुंच सका। फिर इसके बाद कराची की जानिब से कप्तान बाबर आजम के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बहसो मुबाहिसा हमने देखा कि वो शुरू हो गया। मगर कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच में मुल्तान सुल्तान्स की इनिंग्स का 19वां ओवर जारी था कि इस मौके पर कैमरे की आंख ने बाउंड्री पर कराची किंग्स के सदर और इसके थिंक टैंक में शामिल साबिक पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम और कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक मंजर जो है वो महफूज किया, जिसमें वसीम अकरम खासे मायूस नजर आए। टेलीविजन स्क्रीन पर आप अपनी देख भी सकते हैं और ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो कुछ डांट डपट कर रहे हैं और काफ़ी गुस्से में भी हैं, मायूस भी हैं, नाराज़ भी हैं। वसीम अकरम और बाबर आजम की गुफ्तगू का ये मंजर जो था, ये थोड़ी ही देर में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और इस पर मुख्तलिफ नौयत के तबसरे होने लगी, मीम्स बनने लगे। वसीम अकरम बाबर आजम को डांट रहे थे और इन्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, ये भी सोशल मीडिया सारिफीन का एक ख्याल था। जिसके बाद वसीम अकरम मतलब इतनी तनकीद जो है वो बड़ी वसीम अकरम के ऊपर, और फिर बाबर आजम की भी बड़ी फॉलोइंग हो चुकी है, बड़े फैंस हैं। वसीम अकरम भी अपने दौर के बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि करंटली बाबर आजम इतना ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहे थे, आईसीसी की रैंकिंग में वो जो हैं पहले नंबर पे बैट्समैन है, तो उनकी भी एक अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो जब उन्होंने देखा कि बाबर आजम को इस कदर सख्ती के साथ डांट रहे हैं वसीम अकरम साहब, तो उन्होंने जो है वो अपने गुस्से का इजहार किया और वो फिर इस कदर शदीद हो गया या फिर इस कदर ज़्यादा ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया कि वसीम अकरम साहब को खुद आना पड़ा मैदान में। सोशल मीडिया पर जो है वो उन्होंने वजाहत जारी की। वसीम अकरम साहब ने कहा कि मैं वजाहत में उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम से मैंने ये कहा था कि क्या हमारे बॉलर्स यॉर्कर्स गेंदें बिल्कुल नहीं करा सकते, तो मैंने उनसे पूछा था, लेकिन बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन नाकाम क्यों हो रहे हैं इतने बुरे तरीके से। और इस बार हम देख रहे हैं कि कोई वो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है वो भी नज़र नहीं आई। हालांकि हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से वो खेलते रहे, जिस तरीके से हमें पूरी टीम को साथ लेके चलते हुए, कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए और खिलाड़ियों को बखअप करते हुए हमें वो नज़र आए हैं। तो यहाँ पर जो है वो वाला जो एक फैक्टर था वो मिसिंग था। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी, उनसे हम मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये कराची किंग्स को क्या हुआ है, क्यों आखिर परफॉर्म नहीं कर पा रहे और मुमकिन तौर पर क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में इसकी? देखिए आयशा, लग ऐसा रहा है कि 2022 का साल, 2022 का जो पीएसएल है वो कराची किंग्स का पीएसएल नजर नहीं आ रहा। अगर वो सोने में भी हाथ डाल रहे हैं तो मट्टी हो रही है। वो पिछले मैचेस जो है आप देखें कि एक मैच में 8 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे और वो मैच आखिरी गेंद पर जाकर हार गए। कल वाला मैच भी तकरीबन जीता हुआ था। मेरा ख्याल में कप्तान की जो तब्दीली थी, इमाद वसीम को हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाने का जो इशू था, मुझे लग रहा वहां से टीम का बैलेंस खराब हुआ है। अच्छा, शायद जो ओनर्स है वो अपने टेलीविजन पर ज्यादा क्रिकेट खेल रहे थे, बजाय ये कि वो तवज्जो देते कि ग्राउंड के अंदर अच्छी प्लानिंग कर ली जाती। टीम का बैलेंस भी देखे वैसा नजर नहीं आ रहा। बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान के लिए 2021 में उनकी बड़ी सर्विसेज है, उन्होंने बड़ी पाकिस्तान को कामयाबियां दिलवाई, लेकिन यहाँ पर फ्रेंचाइज क्रिकेट में बिल्कुल आशा है कि डिफरेंट बॉल गेम है। यहाँ पर चूंकि जो बड़े लोग हैं, जो स्टेट लोग हैं, उनके पैसे लगे हुए होते हैं, तो बहुत सारी पॉलिसीज उनकी चल रही होती हैं। मेरे जाती ख्याल में कराची की टीम
इतनी बैलेंस टीम नहीं थी। मैं भी कराची में रहता हूँ, अच्छा। आपने भी काफी टाइम कराची में गुजारा। 2.5-3 करोड़ आवाम को इस तरह मायूसी हो रही है। मेरे ख्याल में अगर ये टीम अच्छी होती, अच्छा लड़कर मैचेस हारती तो किसी को इतना शिकवा नहीं होता। लेकिन जिस तरह वन साइडेड मैचेस हारे, फिर बाबर आजम अब लग रहा है कि शायद मोहम्मद रिजवान ने उनको अपने जिस तरह बचाया हुआ था, मोहम्मद रिजवान से खेलते थे, लेकिन बाबर आजम ने जिस मैच में 90 रन किए वो मैच भी कराची टीम हार गई। तो बहुत सारे सवालात हैं। अब ये लोग यकीनी तौर पर टूर्नामेंट के बाद जब बैठेंगे। अच्छा माज भट्ट साहब, उनकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, टीम को उस तरह से वो नहीं लेकर चल पा रहे, टीम आप कह रहे हैं बैलेंस नहीं है। फिर फ्रेंचाइज जो मैचेस होते हैं उसमें सूरत हाल डिफरेंट होती है। तो T20 में हमें बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आई। मुझे ये बताएगा कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब लग रही है या फिर वो उतना अप टू द मार्क नहीं खेल पा रहे हैं? वजूहात क्या हो सकती हैं इसकी? देखिए, आज अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही होती है अक्सर, बाबर आजम के वालिद ने भी बयान दिया, वो भी अपने बेटे के लिए सोशल मीडिया पर आ गए। उन्होंने कहा कि उनकी फॉर्म जो है वो अच्छी नहीं है और ये सब कुछ वक्ती होगा। लेकिन मेरा ख्याल बाबर आजम, मुझे लग रहा है कि क्योंकि उनकी बैटिंग चली नहीं, उनके साथ जो दूसरे बैट्समैन थे, शकील खान पिछले सालों में बहुत स्कोर कर रहे थे, इस बार शकील खान ने स्कोर नहीं किया। तो मेरा ख्याल बाबर आजम पर जब प्रेशर पड़ा तो वहां पर बाबर आजम शॉक कर गए। शायद पाकिस्तान टीम में ये हालात नहीं थे, वहां पर मोहम्मद रिजवान थे, शोएब मलिक थे, मोहम्मद हफीज थे और बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बाबर आजम के रेस्क्यू के लिए खड़े होते थे। यहाँ पर बाबर आजम को बहुत सारे मैचेस टूर्नामेंट के, बल्कि तमाम 8 मैचेस आप देख लें जहाँ बाबर आजम स्कोर कर रहे हैं वहां भी टीम हार रही है, जहाँ वो ऊपर से आउट हो रहे हैं वहां भी टीम दबाव में आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन हर तरफ नजर आ रही है। जो वसीम अकरम के जिस वाकये का आप जिक्र कर रही हैं, ये टोटल फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, वसीम अकरम इस टीम के हेड कोच नहीं है, ना बॉलिंग कोच है। अगर बॉलर खराब बॉलिंग कर रहे हैं तो कराची किंग्स के प्रेसिडेंट वसीम अकरम नो डाउट दुनिया के बहुत बड़े बॉलर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा दुनिया में नाम है। लेकिन अगर आप चेन ऑफ कमांड का जो सिस्टम है वो देखें तो चेन ऑफ कमांड के सिस्टम में तो फिर जो उनके हेड कोच है इंग्लैंड के पीटर मूर्स, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जाते और बॉलरों से बात करते। डॉगी ब्राउन एक और इंग्लिश है जो इस टीम के बॉलिंग कोच थे, वो भी आप देखें बिल्कुल सुकून से बैठे हुए डगआउट में। लेकिन वसीम अकरम के ऊपर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है, उनको पता है ये तो। चलिए, बहरहाल माजिद भट्टी साहब, स्टेक तो था ना। अब अगर कराची किंग्स के वो सदर हैं या फिर वो उस तरीके से एक जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आयद होती थी। मुझे बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या ख्याल है? मतलब लोगों ने कहा कि पता भी नहीं चला कि क्या बात हो रही है, लेकिन ऐसे ही बस उनको लगा कि बाबर आजम पे काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं, तो लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया वसीम अकरम साहब को। जस्टिफाइड था, होता है, आप बीच में आकर इस तरह से बात कर सकते हैं या फिर कोई मशवरा दे सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि वसीम अकरम साहब को शायद उस वक्त जो है वो इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी? और जो रिएक्शन सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से आया उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपकी स्क्रीन पर अब ये जो फुटेज चल रही है इसमें लिखा हुआ है 5 गेंदें और 7 रन रह गए थे, तो आखिरी ओवर भी एक गेंद उसकी हो चुकी थी। तो बाबर आजम को बाउंड्री लाइन पर जाकर किसी भी कोच का कहना मेरा ख्याल में बनता नहीं है। कोचेस ड्रेसिंग रूम की हमने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी है, कोचेस डांट डपट करते हैं। अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर डांट डपट होती है, या तो फिर जिस बॉलर ने इस ओवर से पहले जिस ओवर में दिखा रहे उसमें क्रिस जॉर्डन ने 20 रन दे दिए, वो इंग्लिश टीम के मौजूदा बॉलर है, या तो फिर वसीम अकरम की शायद हिम्मत नहीं थी कि क्रिस जॉर्डन को जाके डांट डपट करते या बाद में ड्रेसिंग रूम में उनको डांटते। तो अपना गुस्सा जो था वो बाबर आजम पर निकाल रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। मेरे बड़े अच्छे दोस्त है वसीम अकरम, मैं जानता हूँ कि वो कई दफा जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जज्बात जो है वो ग्राउंड के अंदर ये तो बेहतर है। जज्बात जो है जब आप 5 गेंदें गुजर जाती, बल्कि तो 3 गेंदें पहले ही मैच खत्म हो गया, 2 गेंदों के बाद मैच खत्म हो गया, तो वसीम अकरम ड्रेसिंग रूम पे जाते, जो अपना गुस्सा था वहां पर निकालने की बेहतर प्लानिंग बात करते हैं जिन्होंने गलतियां की थी। लेकिन इस तरह बाउंड्री लाइन पर जाकर और पहले की ये जो फुटेज अब चल रही है आपकी स्क्रीन पर, इसमें तो देखिए वसीम अकरम जो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद मैं और आप टेलीविजन पर वो अल्फाज दोहरा भी ना सकते। तो
थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे में थोड़ा सा उनको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। हमारे यहाँ आप देखेंगे सरफराज अहमद के ऊपर अक्सर हम क्रिटिसिज्म करते हैं जब वो ग्राउंड के अंदर बॉलरों पर या बैट्समैनों पर नाराजगी या फील्डरों पर नाराजगी का इजहार कर रहे होते तो वसीम अकरम भी बड़ा नाम है, लेकिन अगर आप लाहौर कलंदर्स की टीम को सामने रखें तो लाहौर कलंदर्स को जितनी मीडिया बैशिंग हुई या उन पर जितनी क्रिटिसिज्म हुई कराची की, तो उसके मुकाबले में बहुत कम इन पर क्रिटिसिज्म हुई है। पिछले 6 सालों में लाहौर कलंदर्स की तो मीडिया और सोशल मीडिया ने धज्जियां उड़ा दी। थोड़ी सी एक ट्वीट के ऊपर वसीम अकरम का इस तरह रिएक्ट करना, और वो ये भी कहते हैं कि मैं तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन अक्सर सुबह सवेरे वो कराची में समंदर के किनारे से आप देखें कि अक्सर सीव्यू पर जब वो वॉक कर रहे होते हैं तो वहां से कोई ना कोई ट्वीट करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़े क्रिकेटर को ड्यूरिंग टूर्नामेंट इस तरह सोशल मीडिया पर जाकर रिएक्ट करना या किसी ट्वीट का जवाब देना वो मेरे ख्याल में मुनासिब। अच्छा माजिद भट्टी साहब, ये अब तो जो होना था वो हो गया, परफॉर्मेंस हमारे सामने है, फिर ये वाकया भी हो जाता है। मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम साहब के करियर के ऊपर इस टूर्नामेंट के बाद क्या फ़र्क पड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है? धचका है ये बड़ा उनके करियर पर? देखिए, ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, 27 तारीख को इसका फाइनल हो जाएगा, बल्कि लाहौर कराची के तो अब 2 मैचेस रहते हैं, उसके बाद ये फारिग हो जाएंगे। लेकिन बाबर आजम का जो दुनिया में मर्तबा और मकाम है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया के टॉप के बैट्समैन है बाबर आजम। लेकिन अब 27 तारीख को जिस दिन पीएसएल का फाइनल है उस दिन 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम लैंड कर रही है इस्लामाबाद में। 4 मार्च से पहला टेस्ट मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। ऐसा ना हो कि बाबर आजम के दिमाग में ये पीएसएल की जो नाकामियां घूमेगी उसके असर फिर पाकिस्तान टीम पर आ जाए और पाकिस्तान टीम खुदा न खासा बाबर आजम की अच्छी कारकर्दगी से महरूम हो जाए, या पाकिस्तान के कप्तान अपनी परफॉर्मेंस को बचाते बचाते पाकिस्तान टीम के लिए उतनी अच्छी कप्तानी ना कर सके। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और सरकार जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं उनको चाहिए कि इस टूर्नामेंट के बाद जब बाबर आजम फारिग हो जाए उनके साथ भी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करें, क्योंकि आगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब पाकिस्तान की टीम खुदा न खासा हारेगी तो फिर पब्लिक का रिएक्शन इससे ज्यादा सही। ये बहुत अच्छा जो है वो पॉइंट माजिद भट्टी साहब ने बिल्कुल दिया कि बाबर आजम साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन हैं और पूरी दुनिया में उनका एक मकाम और मर्तबा है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम आने वाली है। बिल्कुल पीसीबी की मैनेजमेंट को, तमाम लोगों को जो कि इस तरह की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर उनके ये जिम्मेदारी होती है, उनको बाखब करना चाहिए बाबर आजम को, और उनको एक कॉन्फिडेंस ज़रूर देना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खेल जो है वो पेश करते रहें। जैसा कि उनके वालिद ने भी सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि अभी उस तरह से अच्छी फॉर्म नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये टेम्पररी फेज़ है और बाबर आजम जो है वो दोबारा फॉर्म में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो वापस आएंगे और हमें उसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो बाबर आजम से देखने को मिलेगी अगले आने वाले टूर्नामेंट्स में। वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे भी और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का बाकी यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, फिर अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।